हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्टॉक्स बाजीगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिन से मार्केट में एक बिकवाली सी शुरू है। और अगर आपको याद रहेगा कि तो सबसे पहला दिन जब एफआईआईज़ ने सेलिंग की थी, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि आज का जो बिकवाली है वो एक्चुअली इसलिए है कि टॉप बन चुका है। उस दिन बहुत लोगों ने वो बिकवाली का रीज़न इंडो चाइना का जो टेंशन है बॉर्डर पे उसको बताया था, लेकिन मेरा जो मानना था वो अलग था। मैंने बोला था कि यूएस मार्केट में गिरावट आ रही है तो उसका जो रिपल इफ़ेक्ट है वो इंडिया में आएगा। जो एफआईआईज़ है वो इंडियन मार्केट में भी सेलिंग शुरू कर देंगे। अब उसके पीछे बहुत सारी थियरीज़ है, तो सबसे पहले मैं उन थियरीज़ को डिस्कस करूंगा और उस पर मेरा व्यू दूंगा। पहला थियरी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मार्केट गिर जाता अगर मेरे जगह जो दूसरा डेमोक्रेटिक का जो कैंडिडेट है वो अगर प्रेसिडेंट बन जाता, तो मैं ही प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, इसलिए शायद मार्केट ऊपर है, ऐसा उनको कहना था। तो जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद मार्केट गिर गया। तो बहुत लोगों ने ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रम्प के साइड में है उन्होंने बहुत बाइंग कर ली थी, लेकिन साथ में जो अपोजिशन कैंडिडेट है उसका भी सपोर्टर्स ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में काफ़ी बाइंग की थी, तो उन्होंने सेलिंग कर दी। तो एक ऐसी एक थियरी वहाँ पे आई। तो सबसे पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती है। क्या होता है कि कोई भी मार्केट कोई भी बड़े इलेक्शन के पहले हमेशा इसी तरह बिहेव करता है, हमेशा उसमें वोलेटिलिटी दिखती है। फिर वो इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो या किसी भी ग्लोबल मार्केट को आप देखो, जब भी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन या देश का जो बड़ा इलेक्शन है वो होता है, तो उसके पहले ऐसी वोलेटिलिटी आती है। और गिरावट इसलिए होती है क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो अनसर्टनिटी से डरते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो लोग गलत साइड में फंसे, रॉन्ग साइड में फंसे, इसलिए वो लोग पोजीशन हल्का करते। लेकिन कभी भी आप देखो कि उन्होंने फुल्ली सेल किया नहीं रहता, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो आउटकम होता है वो फेवरेबल आ जाता है और उस टाइम पे मार्केट काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो उनके पास कुछ ना कुछ वहाँ पे पोजीशन होनी ज़रूरी होती है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब यूएस का जो इलेक्शन था उस समय पे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प, उसमें से जो फेवरेट कैंडिडेट थी वो हिलरी थी। और इसलिए जिस दिन ट्रम्प जीता, मार्केट जो वहाँ के है वो भी गिरे और इंडियन मार्केट में लगभग 1200 पॉइंट से निफ्टी गिरा था। सेंसेक्स नहीं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में 1200 पॉइंट का गिरावट काफ़ी बड़ा गिरावट होता है। और जो लोग अपने सरकार को या पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी मेकर्स को बेवकूफ़ समझते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा ही दिन चुनते हैं जबकि जो इफ़ेक्ट हो मार्केट पे उसका ब्लेम उन पे ना पड़े। तो आप देखोगे तो उसके एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया था। तो जब दूसरा दिन मार्केट गिरा तो वो बजाय डीमोनेटाइजेशन के सारा का सारा ब्लेम यूएस मार्केट पे चला गया था। तो इस तरीके से पॉलिसी मेकर्स काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो जो पोस्टपोन होते जा रहा था मार्जिन से रिलेटेड डिसीजन, वो अचानक से प्रीपोन्ड होके 1 तारीख से क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न सिंपल है कि उनको ये आइडिया आ गई थी कि एफआईआईज़ वहाँ पे सेलिंग करेंगे तो एफआईआईज़ यहाँ पे भी सेलिंग करेंगे, तो ये राइट टाइम है कि यहाँ पे हमको मार्जिन का रूल लाना चाहिए। नहीं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लोग जो स्टीप गिरावट आएगी उसको संभल नहीं पाएंगे। अब छोटा छोटा गिरावट आ रहा है तो उनको कम से कम मौका मिल रहा है कि वो लोग बाहर निकल सके। लेकिन अगर सपोज ये जो मार्जिन का फुल मार्जिन रिक्वायरमेंट का रूल नहीं आया होता तो हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट अब तक आ चुका होता।
तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को पता है कौन से दिन में क्या करना है, तो उन्होंने उस तरह से काम किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा मार्केट के बारे में, वो और एक थियरी है जो घूम रही है कि इलेक्शन तो ठीक है, ट्रम्प का जो सेकेंड अगर फिर से जीतता है ट्रम्प, तो यहाँ से मार्केट में जो फिर से एक रैली आएगी। तो मैं फिर से इसके ऊपर भी कहना चाहूँगा कि किसी के जीतने या हारने पे मार्केट डिपेंड नहीं करता। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि जो भी मैंडेट आए वो क्लियर आए, जो भी अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो जाए। एक बार वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई तो मार्केट उसके बाद रैली देता ही है, फिर वो कोई भी जीते। इसलिए ये सोचना गलत है कि ट्रम्प आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रम्प हार गया तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि जो मार्केट होता है वो कैपिटलिस्ट लोगों का जगह है, उनको सिर्फ ये पता है कि अनसर्टेनिटी में हमारा पैसा अटकाना नहीं चाहिए। इसलिए जब कोई भी चीज़ें क्लियर हो जाती है उसके बाद वहाँ पे वो लोग बाइंग करते हैं और उसकी वजह से रैली आती है। तो ये दूसरा जो मिथ है कि ट्रम्प आने पे मार्केट बढ़ेगा फिर से, ये गलत है। उसके बाद मैं तीसरा चीज़ बात करना चाहूँगा, वो है चाइना इंडो चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन है उसके बारे में। देखो 45 ईयर्स के बाद वहाँ पे गोली चली है। पहले सिर्फ एलओसी पे प्रॉब्लम रहता था, लेकिन वो रेगुलर था, इसलिए यहाँ उतना पैनिक नहीं था। अब क्या हुआ है कि इतना बड़ा अरसे के बाद एलएसी पे भी प्रॉब्लम हुआ है, और ये रीज़न है कि मार्केट में थोड़ा पैनिक है। आप अगर देखोगे तो जो टसल है वो छोटा मोटा है, वो स्किर्मिश हम लोग उसको कहेंगे, वो कोई बैटल नहीं है या कोई वॉर नहीं है, तो उसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन मार्केट देगा नहीं। तो मार्केट का जो बड़ा गिरावट है वो ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू एफआईआई सेलिंग। एफआईआई क्यों सेलिंग कर रहा है? तो जैसे मैंने बताया कि यूएस इलेक्शन आने वाला है, तो उसके पहले वो लोग थोड़ा पोजीशन हल्का करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी थी उसके वजह से मार्केट काफ़ी चले थे। और इंडिया में भी वही हाल था। आपने देखा रहेगा कि जो मार्च में लो बनाया था वहाँ से 4000 पॉइंट ऊपर चला गया था निफ्टी। तो अभी तो सिर्फ उसमें 600 पॉइंट का गिरावट आया है, तो अब तक ज़्यादा गिरावट नहीं है, और भी यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। मैं समझता हूँ कि 10,800 10,500 ये भी हमको मिल सकता है, लेकिन वो एक तरफा गिरावट नहीं रहेगी। थोड़ा यहाँ से जब मार्केट अभी 11,150 पे आएगा, हो सकता है वहाँ से एक बाउंस बैक मिल जाए 11,400 11,450 तक, या हो सकता है कि और थोड़ा नीचे से मतलब 11,050 के आसपास से दूसरा बाउंस बैक मिले। तो कोई भी जब सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे आपको खरीदना है और सेल ऑन राइज करना है। तो मेरा स्ट्रैटेजी पिछला फ्राइडे से यही रहा है, सेल ऑन राइज। और सेल ऑन राइज इसलिए रहा है क्योंकि हमको पता है कि बड़ा बड़ा टारगेट अपने को अभी मार्केट में नहीं मिलेगा। हमको पहले ऐसी हालत थी कि बुल मार्केट चल रहा था, कोई भी स्टॉक जो पॉजिटिव साइड में हम लोग लेते थे वो एक दिन में 6 से 10% तक भी बढ़ता था। अभी वैसा नहीं होगा। अभी जो बढ़ने वाले स्टॉक है वो हार्डली 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3% बढ़ेंगे, लेकिन जो गिरने वाले स्टॉक्स है उसमें हमको अभी बड़े बड़े गिरावट दिखेगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप हो तो वहाँ पे आपको 6 से 10% गिरावट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग अच्छा शॉर्ट साइड का कैंडिडेट ढूंढ सकते हैं वो लोग यहाँ पे अच्छा पैसा बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बुल्स को कोई मौका नहीं है, उनको सिर्फ ये काम करना है कि छोटा प्रॉफिट के लिए काम करना है। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट में काम करोगे तो आपका पैसा बनेगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल में अब तक जितने भी कॉल्स मैंने दिए हैं उस पर से आपको आइडिया आ जाएगा कि फ्राइडे से लेके अब तक मार्केट गिर रहा है, लेकिन मैं और मेरे जो फॉलोअर्स है जो मेरा दिया हुआ कॉल्स पे काम कर रहा है वो रोज़ कमा रहा है। वो रोज़ इसलिए कमा रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे, मेरा चैनल ही स्टॉक्स बाजीगर है, तो यहाँ पे मैं इक्विटी से रिलेटेड बात करता हूँ, ऑप्शंस का मैं बात नहीं करता। सिर्फ मैं निफ्टी का लेवल्स दे देता हूँ, बैंक निफ्टी का लेवल सुबह सुबह दे देता हूँ। तो बहुत लोग उसके हिसाब से वो लोग अपना एफएनओ का पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन मैं एफएनओ से रिलेटेड कोई मैं यहाँ पे अभी ये नहीं देता। बहुत बार मैं
पहले देता था, मैं रेंजेस देता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेट मी स्टिक टू वन थिंग, बिकॉज ये टेक्निकल एनालिस्ट लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो खैर, बीइंग फंडामेंटल एनालिस्ट मेरा जो फोकस है वो हमेशा स्टॉक्स इन न्यूज़ पे होता है। जो मुझे कहीं पे भी फंडामेंटल चीज़ों में बदल दिखता है या बदलाव दिखता है, वहाँ पे मेरा फोकस होता है, और जो रेंजेस होते हैं उस पे मेरा फोकस होता है। ये मैंने काफ़ी बार बोला है। और मैंने एक चीज़ इस बार मैंने स्पेसिफिकली बताई थी 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से मैंने एक चीज़ बोला था कि देखो, जो पहले रेंज में हम लोग काम करते थे स्टॉक्स में, उस रेंज को अब तोड़ दिया है। तो अब आपको इतनी जल्दी आपको वहाँ पे ख़रीदारी नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 525 तक भारतीय एयरटेल 540 तक हमको मिलता था, हम लोग उसमें खरीदी करके 580-600 में बेच देते थे। तो 520 तोड़ के स्टॉक 500 तोड़ के 495 तक चला गया। तो ऑब्वियसली जब ये बड़े बड़े जो सपोर्ट लेवल रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो वहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो जब मोस्टली 200 डीएमए के नीचे मार्केट जाता है तो उसको ऊपर आने टाइम जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 डीएमए के नीचे चले गए हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जैसे जिनमें जो मोरेटोरियम का जो प्रेशर है वो बना रहा है, रहेगा और एक दिन तक। तो इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में भी मैंने गिरावट में आज तक खरीदी नहीं की। मैंने यहाँ तक कि लोगों को, जब SPI 207 पे आया था, मैंने बोला मत खरीदो, क्योंकि ये 200 के नीचे जाएगा तो यहाँ से फिर से 187-190 तक ये पहुँच जाएगा। सो बेटर है अवॉइड करो। और ITC जब अच्छा गिरा था, हमने ख़रीदा था 190 पे, उस पर प्रॉफिट बुक कर दिया। तो फिर से जब वो 180 के आसपास आएगा हम लोग फिर से ख़रीद लेंगे। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स है, अंडर वैल्यूड है, लेकिन वो ज़्यादा चलते नहीं है, तो वो उनका जो रेंज है उससे नीचे आया है, तो उनमें हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें जो गिरावट होती है वो ज़्यादा नहीं होती। हमको पता है ITC ज़्यादा बड़ा उसका बीटा नहीं है, वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, तो वो सेफ बेट है। तो ऐसे जगह पे अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, क्योंकि दारू का कंजम्पशन तो वैसे भी बढ़ने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि 550 पे जब स्टॉक आया था वो अच्छा बाइंग लेवल था, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो हमको रडार पे रखने चाहिए। BPCL, HPCL, ये दोनों जो स्टॉक्स है वो मेरे ख्याल से अभी अंडर वैल्यूड जोन पे चले गए, तो वहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। BPCL में देखो जो स्टेक सेल है वो होने वाला है, सिर्फ क्या हुआ है वो डिले हुआ है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो वो स्टॉक जब भी फिर से न्यूज़ आएगी वो चलेगी। जब आज डिफेंस में जो FDI बढ़ाया गया उसकी जब न्यूज़ आई, तब मैंने एक चीज़ तुमको बोला था कि जो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स है उनको एक्यूमुलेट करना शुरू करो, क्योंकि क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस डे का समय अगस्त में वो काफ़ी चले थे, और वहाँ से अब वो काफ़ी उसमें बिकवाली आई है, और अभी मैं समझता हूँ कि वो राइट लेवल्स पे है जहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। HAL में जब OFS आया था वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में था, तो स्टॉक ऊपर से नीचे तक गिरा था, लेकिन 909 के आसपास OFS था तो स्टॉक 850 तक गया था। इसलिए कल जब पहली बार BDL पे मैंने पोजीशन दी, मैंने क्लियरली बोला कि आज मत खरीदो, उसको कल खरीदो, क्योंकि भले ही 330 का प्राइस है, लेकिन और एक दिन स्टॉक नीचे जाएगा। और मेरा ख्याल था कि ये 10% नीचे जाएगा आज, और आज वहाँ पे हमको खरीदना चाहिए, लेकिन वो 5% का सर्किट पे से वहाँ से वो रिटर्न आ गया। तो वहाँ पे हमको एक मौका था, शायद सर्किट नहीं है, 5% का जो लेवल माना जाता है इम्पोर्टेंट, वहाँ से वो ऊपर चला गया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है डिफेंस रिलेटेड जिसमें हमको हर गिरावट में बाइंग करके उसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि जो टेंशन बढ़ चुका है बॉर्डर पे उसका फ़ायदा इन स्टॉक को होगा। सरकार का कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना जाए, तो जो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं वो सारे हमारे इंडिया में ही अब बनेंगे। तो BEML है, HAL है, BDL है, भारत डायनामिक्स है, इन सारे स्टॉक्स पे हमको नज़र रखनी चाहिए। और दूसरा मैं एक बात बताऊंगा कि जो IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उनमें हमको बने रहना चाहिए, क्योंकि एज अ डिफेंसिव वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सीरीज शुरू होने के पहले ही मैंने
टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि सितंबर सीरीज़ के लिए आप आईटी फार्मा स्टॉक खरीद लो, क्योंकि और उस समय वो काफ़ी नीचे थे। मतलब मुझे अभी भी याद है कि HCL टेक्नोलॉजी 694 पे था, तब मैंने बोल रहा था इसको बाय करो, 730 पे बेच दो। हमारा उसमें टारगेट कल ही अचीव हुआ, कल 730 पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। मैंने इन्फोसिस मैंने 906 पे ख़रीदा था और बोला था 945 पे बेच दो, तो उसमें भी प्रॉफिट मैंने आधा लिया है, क्योंकि इन्फोसिस का जो चार्ट है अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे, वहाँ पे और प्रॉफिट मिलने की गुंजाइश है। उसके बाद TCS है, TCS भी मैंने 2260 के आसपास बोला था खरीद लो, 2300 से ऊपर वो जाएगा, तो 2315 पे मैंने कुछ क्वांटिटी जो मेरे पास बची हुई थी वो बेच डाली। उसके बाद स्टॉक तो 2380 तक चला गया था, तो वो काफ़ी चला गया था। तो कहने की बात यह है कि सितंबर सीरीज़ में जब जब IT के स्टॉक्स नीचे आए उनको खरीदो और ऊपर आएंगे तो बेच दो, लेकिन फ़िलहाल हम लोग होल्ड कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट टूटते जा रहा है हो सकता है कि ये जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, और जब ज़्यादा गिरावट बढ़े तो स्टॉक्स में हम लोग पैसा लगा देंगे और अपने पास कुछ पैसा नहीं बना तो बॉटम में हम लोग खरीद नहीं सकते। आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल को ठीक से अगर देखा रहेगा तो मार्केट गिर रहा है, लेकिन मैं स्टॉक्स में बाई नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लियरली सिर्फ निफ्टी बीज में, गोल्ड बीज में, या जितने भी ऐसे निफ्टी जूनियर बीज है, मतलब ऐसे स्मॉल केसेस है उसमें मैं इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। उसका रीज़न मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में इतना लिक्विडिटी नहीं है जितना स्मॉल केसेस में है, तो मैंने मार्केट पे मैंने एक्सपोजर लिया है, ना कि स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने अब तक शुरू भी नहीं किया है। मेरे क्लाइंट का जो बचा हुआ पैसा है, क्योंकि मैंने जैसे मार्केट ऊपर गया था धीरे धीरे करके पूरा पोजीशन ख़त्म कर दिया, हार्डली कुछ स्टॉक्स वहाँ पे 23-30% में इन्वेस्टेड रहूँगा। 70% जो पैसा है, कैश है, वो मैं कैश के ऊपर बैठा हूँ, वो कैश मैं अब डिप्लॉय नहीं करूँगा। जब मुझे लगेगा कि मार्केट की गिरावट थम चुकी है और यहाँ से अभी वो ऊपर जा रहा है, तब मैं उसमें बाइंग करूँगा। देखो, कभी भी गिरते हुए मार्केट को ख़रीदना नहीं चाहिए, ये गलत स्ट्रेटजी होती है। जब गिर के वो थोड़ा ऊपर चला जाए तब हमको कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये अब ऊपर जाएगा, तब उसमें बाइंग करनी चाहिए। और ये जो बाइंग मेरी रहेगी वो फिर से छोटे लेवल के लिए रहेगी, 10,400 10,450 पे मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से अब मैं हर जो सरकता हुआ जो रेंज है नीचे की तरफ, उस रेंज में प्ले करके मैं अभी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग करने का प्लान है मेरा। तो ये रहा मेरे स्ट्रेटजी के बारे में। अब हमने चाइना की बात कर ली, हमने जो US का जो FIS का जो सेलिंग है उसके बारे में बात कर ली, इलेक्शन के पहले वहाँ पे जो सेलिंग चल रही है उसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड। इंडिया में कोविड-19 का जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कोविड-19 केसेस है उसमें हम लोग अभी सेकेंड रैंक पे आए हैं, हमने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काफ़ी कंसर्न है यहाँ पे। और अब तक जिसको हम लोग अवॉइड कर रहे थे, जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे, वो कोविड का केस हमको अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि उसके वजह से लोगों का जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो अभी काफ़ी टाइम के लिए अभी बंद रहेगा। उसके कारण जो GDP है वो सेकेंड टाइम फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर 2 बार वो लगातार 20% के नीचे रहता है ग्रोथ रेट GDP का, तो उसको हम लोग बाकायदा रिसेशन हम लोग समझेंगे। देखो, आपने देखा रहेगा न्यूज़, BSNL हो या फिर जो MTNL हो और जो और एक दो SBI हो, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मतलब एक फोर्स्ड VRS का स्कीम निकाला जा रहा है, जिनको VRS देके लोगों को घर पे बिठाया जा रहा है। काफ़ी जगह पे ले ऑफ हो चुका है बाकी सारा कंपनी में। तो ये सारा कब होता है? ये सब तभी होता है जब मार्केट में रिसेशन हो। तो इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमको ये देखना है कि जो मार्केट का जो लिक्विडिटी ड्रिवन बबल था वो अब बर्स्ट हो चुका है और उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गिरावट और भी यहाँ से आ सकती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब वापस मार्केट में थोड़ा यहाँ से एक रैली मिल जाए, उस रैली में अगर आपका कोई पोजीशन हल्का हो सकता है तो उसको आप कर दो, ताकि
थोड़ा कैश आपके पास आ जाए जो आप फिर से नीचे मार्केट में लगा सकते हो। देखो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश ही है, इसलिए मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मार्केट में फिर से मत आओ। सिर्फ ये है कि कोशिश ये करो कि अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट करते रहो, ठीक है। तो ये था, तो कोविड का जो आज का और बड़ा न्यूज़ था वो एस्ट्राजेनेका का था। एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन बन रहा था उनका काम उन्होंने आज रुका दिया। तो वो क्यों रुकाया? क्योंकि जो टेस्ट होता है, मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिस पर्सन पे, उस पर्सन को टेस्टिंग के दौरान वो बीमार पड़ गया। तो वो वैक्सीन की वजह से वो बीमार पड़ा, या उसका बाकी का क्या सिम्टम पहले से था या क्या नहीं था, वो अब तक स्टडी हो रहा है। लेकिन एज पर द रूल अगर टेस्टिंग के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है, जो वैक्सीन है उसका टेस्टिंग में अगर एडवर्स इफेक्ट निकलता है तो उसको तुरंत वहाँ पे बंद किया जाता है। तो ये काफ़ी सेटबैक था उन सारे स्टॉक्स के लिए जो मतलब ये समझ के चल रहे थे जल्द से जल्द वैक्सीन आएगा और उसके वजह से कोरोना का जो संकट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल तो अब वो लग नहीं रहा है। 11% आज एस्ट्राजेनेका नीचे था और सुबह, और उसके बाद आपने देखा रहेगा कि काफ़ी फार्मा स्टॉक्स में भी वहाँ से सेलिंग आई, जहाँ पे कोविड से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कोविड से रिलेटेड जो बाकी के डिसीजेस है, मतलब जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, या बाकी फेबीफ्लू जैसा कंपनी है, टैबलेट देने वाला कंपनी है सिप्ला, तो ऐसे कुछ कंपनीज है जिसका फ़ायदा इसको होगा, क्योंकि अगर वैक्सीन डिले हो जाता है तो ड्रग्स का यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए फार्मा में कुछ स्टॉक चल रहा है, कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे। आज आपने देखा रहेगा तो डॉक्टर रेड्डीज जैसा स्टॉक है वो पॉजिटिव चल रहा था, जबकि सन फार्मा वगैरह निगेटिव में चल रहे थे। तो इस तरीके से आज काम हो रहा है। आईटी सेक्टर में भी आज वही हो रहा है। कुछ स्टॉक्स है जो कल अच्छे चल रहे थे, आज वो गिरे हुए हैं, और कुछ स्टॉक्स है जिसमें आज अच्छी खासी बाइंग आज भी चल रही है। तो सेक्टर स्पेसिफिक रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, लेकिन सेक्टर में कौन से स्टॉक्स कब खरीदने हैं उसका भी आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो ये सब आप मार्केट खुलने से पहले ही अगर आप डिसाइड करते हो तो उस तरीके से मार्केट में आप वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो मुझे देने थे। आज IRCTC में भी OFS की वजह से गिरावट होगी, ये मैंने सुबह बताया भी था। तो 1321 तक कुछ स्टॉक गिरा था, तो वो मेरा आज का शॉर्ट सेल था और उसमें काफ़ी लोगों ने पैसा बना लिया रहेगा। उसके अलावा आप देखोगे तो SBI में मैंने शॉर्ट कॉल दिया था। तो ये शॉर्ट कॉल मैंने 4 तारीख को बोला था, जब 206 207 पे SBI आया था। मैंने बोला था अब मत खरीदो इसको, बस हो गया, क्योंकि ये 200 के नीचे चला गया तो इसमें बिकवाली आएगी। तो आज वो हमने बिकवाली का इस्तेमाल किया, 199 के आसपास सेलिंग करके हमने 196 के आसपास उसको फिर से उठा लिया, कवर कर लिया। तो इस तरीके से कुछ स्टॉक्स में आज काम किया है। मैं जैसे बताया मैंने कि पोजिशनल ट्रेडिंग में मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन जब से ये अपफ्रंट मार्जिन का रूल्स आया है, फोर्सफुली मुझे भी काफ़ी बार मुझे इंट्राडे ट्रेड्स करना पड़ रहा है। लेकिन खैर मैं ऐसे मार्केट में मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में ज़्यादा मुझे तकलीफ़ नहीं आ रही। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ इंट्राडे करता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा एक रिस्क बन जाता है। छोटा क्वांटिटी के साथ आप जब इंट्राडे करते हो तो आपको रिस्क मैनेज करने आ जाता है। तो ये था कुछ आज का अपडेट्स। तो जाते जाते मैं मार्केट्स का थोड़ा NSE का वेबसाइट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें अगर कुछ दिख जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आज जो ओपन है निफ्टी का वो 11,218 के आसपास है, और हाई जो बनाया है वो 11,281 का। सुबह मुझे लगा था कि मार्केट जहाँ खुलेगा वही आज का रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक बेयरिश बड़ा कैंडल बन जाएगा। उसका रीज़न ये है कि बाकी का जो ग्लोबल
मार्केट्स था वहाँ पे 1.5 से लेके 2% तक का गिरावट था। और मैंने भी उस हिसाब से मैंने सोचा था कि मार्केट का जो हाई आज का बनेगा वही उसका रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लकीली हम लोग का हाई आज ऊपर था, 11,280 तक मार्केट ऊपर जाके आया है। लो जो बनाया है वो 11,185 का बनाया है। तो 11,200 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आज निफ्टी ने तोड़ा। आपने देखा रहेगा कि पहले 11,300 का लेवल तोड़ा था, तब हमारी बात चल रही थी। अब नेक्स्ट टारगेट 11,150 है, तो आज 11,200 का लेवल तोड़ा है, तो नेक्स्ट टारगेट 1150 है। तो उस तरीके से हमारा जो निफ्टी का लेवल है वो नीचे शिफ्ट होते जा रहा है। आज रिलायंस आज अच्छा चल रहा है, अब तक वो 1.5% ऊपर है 2137 पे। तो इसका रीज़न आप सभी को पता है कि जो SLP है, तो SLP ने फिर से रिलायंस में स्टेक लिया है। पहले उसने जियो में लिया था, अभी उसने रिटेल में लिया है। तो रिलायंस रिटेल में 1.75% तक का स्टेक, जो कि 7,500 करोड़ का आसपास कुछ है, वो उन्होंने ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा बिगिनिंग है रिलायंस रिटेल के लिए, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने पहले ही फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पे एक्विजिशन किया है, और इतना कम टाइम में जियो मार्ट का जो प्रोग्रेस है लॉकडाउन के समय, वो देख के SLP ने इसमें और इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस कंपनी में। तो इसलिए रिलायंस आज अच्छा चल रहा है। सिप्ला मैंने बताया ऊपर क्यों है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नीचे आएगा तो ड्रग्स का इस्तेमाल और बढ़ेगा। तो एस्ट्राजेनेका नीचे है तो सिप्ला ऊपर है, 716 पे है, 1.24% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डी का तभी मैंने डिस्कशन किया, उसमें भी सेम रीज़न है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और ड्रग में का जो कोरिलेशन है उसके वजह से। नेस्ले ये कॉल मैंने कल दिया था। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाओ तो मैंने नेस्ले पे बाय कॉल दिया था, कल ही दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि अगर और किसी को चलना है IT फार्मा के अलावा तो वो FMCG में रहेगा, और FMCG में नेस्ले अच्छा लग रहा है तो नेस्ले खरीद लो, मैंने कल बोला था। तो नेस्ले अच्छा है। HDFC लाइफ अच्छा आज परफॉर्म इसलिए कर रहा है कि HDFC लाइफ ने नंबर अच्छा दिया है। जैसे ऑटो नंबर्स आता है वैसे इंश्योरेंस का भी नंबर आता है। तो +45-44 के आसपास इसका नंबर था आज। तो HDFC लाइफ का भी स्टॉक आप देखोगे तो जब से उसको इंडेक्स में शामिल किया गया तब से उसमें गिरावट है, और वो गिरावट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट ये और वीक होते जाएगा स्टॉक। तो आज का न्यूज़ के बाद बहुत लोग इसमें खरीदी कर रहे हैं, लेकिन इसको और नीचे जाना है। तो मैं नहीं समझता कि ये बाइंग का लेवल इसमें आ गया है। और आज लूज़र साइड में आप देखोगे तो SBI है, जिसमें हमने काफ़ी जल्दी यहाँ पे मेरे ख्याल से 3% के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन ये अभी 5.5% नीचे है, तो और भी वो नीचे गया है। एक्सिस बैंक है 4% नीचे है, 426 पे गया है। तो देखो SBI हो या एक्सिस बैंक हो, ये जो बड़े बड़े बैंक है ये इसलिए नीचे है क्योंकि कल 10 तारीख है, और 10 तारीख को मोरेटोरियम का जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बैंक्स, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी आपको उसके वजह से ये नीचे है। तो कल हमको इसमें डे एंड में इसमें हमको बाइंग दिखेगी ये सारे बैंकिंग स्टॉक में। उसके बाद आप देखोगे तो टाटा मोटर्स 4% डाउन है। तो टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा चला था, और उसके बाद अभी ये थोड़ी बहुत उसमें बिकवाली आ रही है। बजाज फिनसर्व, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में आज काफ़ी गिरावट है। तो बजाज फिनसर्व में काफ़ी बिकवाली है, और ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में बोला भी था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में अब बिकवाली आएगी। तो बजाज फिनसर्व बेचो, और यहाँ पे बजाज फिनसर्व आज नीचे है तो बजाज फाइनेंस भी नीचे ही होना चाहिए। और ONGC है जो लगभग 71 पे आया है। तो ये स्टॉक 82-83 पे था, तब मैंने उसमें बोला था कि ये 65 तक ये स्टॉक जाएगा, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ख़राब है। एसेट्स
बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के पास। तो जैसे जैसे इसमें गवर्नमेंट स्टेक बेचते जाएगी या एसेट बेचते जाएगी या ऐसे कुछ करके इसको जब वो डेट फ्री बनाएगी तब जाके ये स्टॉक अच्छा बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिसके पास भी है वो निकल जाए, और नीचे अगर मिलता है 60-65 के आसपास तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा कंपनी है, ये वन ऑफ द नवरत्न कंपनी में का एक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखना है तो 60-65 का लेवल पे आप रख सकते हो। उसके अलावा दूसरा इंडेक्सेस देखेंगे तो बैंक निफ्टी अब 22,107, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ये सही लेवल है कि नहीं पता नहीं मुझे। ओके या 22,117 के आसपास है। तो मेरा आज का टारगेट बैंक निफ्टी में 22,200 का था, तो वो अचीव हो चुका है। निफ्टी में मेरा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत एग्रेसिव टारगेट दिया था। 11,150 और 11,054 ये मेरा टारगेट था। तो निफ्टी खैर रिलायंस की वजह से निफ्टी ऊपर टिका हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक का जो टारगेट था मेरा वो अचीव हो चुका है। तो मिड कैप आज डाउन है 1.60% से, ऑटो सेक्टर 0.78% से डाउन है। तो अक्रॉस दी बोर्ड आज सेलिंग है, और मैं समझता हूँ एडवांस डिक्लाइन रेशो भी वही बताता रहेगा। उस हिसाब से आप देख लो अभी बचा हुआ हाफ सेशन में क्या करना है, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रिकवरी आएगी। FIIs भी सेलिंग करेंगे अभी सेकेंड हाफ में। पहले हाफ में तो खैर DIIs ने सेलिंग की होगी, FIIs अभी सेलिंग करेंगे, और सेकेंड हाफ में DIIs नेट बाइंग करेंगे। आपको याद रखना है कि DIIs कुछ दिन से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग इतना सारा जो गिरावट है वो एब्जॉर्ब कर सके, बिकॉज उनको भी अपना जो रिस्क है वो मैनेज करके चलना पड़ता है। उनका जो NAVs है या जो भी वो लोगों का पैसा आ रहा है वो नहीं चाहते कि कोई रिडीम यहाँ से करे। तो जब मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा तो उनके पास अच्छा खासा कैश रहना ज़रूरी है, ताकि वो लोग फिर से मार्केट को ऊपर लेके आए। इसलिए DIIs थोड़ा करके खरीद रहे हैं, थोड़ा प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कुछ दिन से नेट बायर्स है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ठीक है, ये था आज का मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर। आप सबको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं NSE का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। और मैं जो भी टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे जो भी स्टॉक्स डिस्कशन करता हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। अगर आपको इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई नुकसान भी हो रहा है तो मैं उसका भागीदार नहीं हूँ। आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप बात करके आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक्स में ट्रेड करना है या जो भी करना है। बट ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। ठीक है गाइज। सो अगर आपका चैनल आपको मुझे कुछ पूछना है तो आप वीडियो का नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट। तो मैं फंडामेंटली मैं राय दे सकता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आपको प्रॉपर व्यूज़ चाहिए तो कुछ मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज़रूर बता दूंगा। आप वहाँ पे उनको ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे अच्छा गाइडेंस चैनल है। राकेश बंसल है, उनका एक चैनल है, और कुणाल सरावगी उनका चैनल है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चैनल है। वहाँ पे आपको काफ़ी टेक्निकल पिक्स मिलता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारा मार्केट का जो प्रेडिक्शंस है वो मेरा सटीक रहता है, और उसके वजह से काफ़ी लोग का पैसा बच सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा कि कल का जो केवी कामत कमेटी का जो सिफारिश आया था, तो उसके बारे में मैंने कुछ टिप्पणियाँ मैंने टेलीग्राम चैनल में की थी, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो उस हिसाब से मार्केट चला भी,
और वो जो सेक्टर है जिनके बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो उसमें उसका इफ़ेक्ट कल इमीडिएटली दिखा था। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे कोई बड़ी न्यूज़ आती है जिसका इम्पैक्ट पूरा मार्केट पे आ सकता है, तो ऐसे न्यूज़ को आपको ठीक से एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो ठीक से डिकोड करते हो तो आपको वहाँ पे पैसा बन जाता है। आज जैसे मैंने बोला कि अगर वैक्सीन नहीं बन रहा है तो जो ड्रग्स है वो कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो आप देखोगे सिप्ला भी ऊपर है, डॉक्टर रेड्डीज भी ऊपर है। तो ये जो न्यूज़ होता है उसका डिकोडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल वो आप हमेशा देखोगे, तो उसको आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। और सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी। ठीक है गाइस, गुड बाय।